ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 249। जैसे ही कोई और दिन था, विवान ने सान्या को उसकी नियमित मुकाबला अभ्यास के लिए बाहर ले जाया। उन्होंने पाया कि गली में गैंगस्टरों की संख्या अचानक कम हो गई थी। हालांकि ये कुछ अच्छा होना चाहिए था, लेकिन दोनों इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं था जिसे सान्या अपनी लड़ाई के अनुभव को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सान्या ने पजल लुक के साथ पूछा जब उसने खाली गली की ओर देखा। आमतौर पर हर गली में एक या दो गैंगस्टर होते थे, लेकिन अब वे अचानक गायब हो गए थे। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ रात की गश्त शुरू की थी। सान्या इस बात से थोड़ी निराश हो गई थी कि वह बिना किसी गैंगस्टर के चारों ओर घूम रही थी। विवान उसके लिए सबसे अच्छा साथी हो सकता था, लेकिन उनके रिश्ते और उसकी क्षमताओं के कारण उसे वह सर्वश्रेष्ठ अनुभव नहीं दे सकता था जिसकी वह तलाश कर रही थी। वह एक ऐसी लड़ाई चाहती थी जहां उसकी जान खतरे में हो। हालांकि विवान भी उसके प्रेमी होने के नाते उसे गंभीरता से हमला कर सकता था, लेकिन वह हमेशा कुछ हद तक रोकता था। यही वह चीज थी जो उसे नहीं चाहिए थी। विवान, जो उसके बगल में चल रहा था, ने उसकी ओर भौहें उठाकर देखा। जब सान्या ने देखा कि विवान उसे देख रहा है, तो उसने उसके सामने मुड़कर पूछा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? सान्या ने विवान से पजल नजरों के साथ पूछा। उसे नहीं पता था कि विवान उसे ऐसे क्यों देख रहा था। सान्या के सवाल ने विवान को लगभग अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। अंत में उसने केवल जवाब दिया, मेरी प्यारी सान्या इतनी तेज है जब बात लड़ाई की तकनीकों को समझने की आती है। लेकिन अंत में वह अचानक इतनी बेवकूफ हो गई है कि वह अब सामान्य रूप से स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सकती। इस बिंदु पर पहुंचकर विवान ने थोड़ी निराशा के साथ सिर हिलाया। उसने सान्या की ओर से आ रहे भयंकर चेहरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो उसके शब्दों से नाराज लग रही थी। उसने जो कहा उसे जारी रखा, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी भविष्य की पत्नी एक बर्बर बन जाए। देखते ही देखते जब सान्या उस पर कूदने वाली थी, विवान ने हंसते हुए जल्दी से समझाने की कोशिश की, ठीक है, मैं बताता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछले महीने में जब तुम ट्रेनिंग कर रही थी, तुमने बहुत से गैंगस्टरों को घायल कर दिया है। नतीजतन जब तक वे अपनी टूटी हड्डियों से ठीक नहीं हो जाते, वे निश्चित रूप से यहाँ वापस नहीं आएंगे। और हर दिन तुम और अधिक को अस्पताल भेज रही हो। नतीजतन गली में गैंगस्टरों की संख्या कम हो रही है जबकि अस्पताल में घायल लोगों की संख्या बढ़ रही है। विवान को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सान्या पहले से ही समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहा था। सामान्यतः उसे पहले ही ये समझ लेना चाहिए था, लेकिन उस समय जब वह ये सोच रही थी कि वह एक भी गैंगस्टर नहीं पा रही है, तो उसने बिना सोचे समझे शिकायत कर दी। चूंकि गली में अब कोई गैंगस्टर नहीं है और कुछ अस्पताल में है और अन्य स्पष्ट रूप से छिप रहे हैं, तो तुम्हारे पास आज रात मेरे लिए स्पारिंग पार्टनर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम स्पारिंग के दौरान बहुत ज्यादा रोकते हो तो मैं तुम्हें पूरे हफ्ते नजरअंदाज कर दूंगी, सान्या ने दृढ़ता से कहा। अगले पल उसने विवान पर पूरी ताकत से हमला किया। उसे पता था कि भले ही वह विवान पर पूरी ताकत से हमला करे, वह उसे हरा नहीं सकती। इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह गलती से विवान को मार डाले, क्योंकि यह उसके वर्तमान क्षमताओं के साथ असंभव था। उसने विवान के चेहरे की ओर एक भयंकर मुक्का फेंका। उस मुट्ठी में इतनी ताकत थी कि अगर एक सामान्य आदमी को वह मुक्का लगता तो उसकी कई हड्डियां टूट जातीं। लेकिन विवान कोई सामान्य आदमी नहीं था, क्योंकि उसने आसानी से उस मुक्के से बच निकला जो उसके चेहरे को विकृत करना चाहता था। वह शादी से पहले अपने चेहरे को बुरा नहीं बनाना चाहता था। इसके बाद उसने सान्या पर हमला नहीं किया और एक कदम पीछे हट गया। सान्या के इस कदम को देखकर वह फ्राउंड हो गई। फिर भी उसने हमला करना नहीं रोका और विवान के सीने की ओर एक किक भेजी। उसी समय उसने गुस्से में स्पष्ट आवाज में चिल्लाया, यह अंतिम चेतावनी है विवान। तुम मुझसे गंभीरता से लड़ने के लिए बेहतर हो, वरना मैं तुम्हें पूरे महीने नजरअंदाज कर दूंगी। विवान के चेहरे का रंग बदल गया जब उसने सान्या के शब्द सुने। फिर उसने पूछा, क्या पहले यह एक हफ्ता नहीं था? जबकि वह बोल रहा था, उसने अपने फोरआर्म्स का उपयोग करके किक को ब्लॉक किया जो उसकी ओर फेंकी गई थी। यह नहीं था कि वह लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले सकता था, वह बस सान्या के साथ मजाक कर रहा था। फिर से पूछने की हिम्मत मत करना और मैं तुम्हें पूरे साल नजरअंदाज कर दूंगी। हालांकि उसके 2 हमले विवान के सामने बेकार थे, उसने हार नहीं मानी और हमले जारी रखे। इस बार विवान ने उसके हमलों को टालने के बजाय उन्हें ब्लॉक करने का फैसला किया। जब उसने देखा कि उसके योजनाएं काम नहीं कर रही हैं, तो विवान ने तय किया कि वह गंभीर हो जाएगा।
ये वह समय था जब सान्या ट्रेनिंग कर रही थी और वह उसे रोकने का कोई तरीका नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी ताकत को सान्या के समान स्तर तक सीमित कर दिया और उसने भी हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों की ताकत समान स्तर पर थी, विवान के कौशल और अनुभव का स्तर पूरी तरह से अलग था। उसने सान्या के सभी हमलों को बेकार बना दिया, या तो बचकर, ब्लॉक करके या पर्री करके। जब तुम किक भेजो तो सुनिश्चित करो कि तुम जिस कोण का उपयोग कर रहे हो उसे बदल दो। जिस तरह से तुम कर रही हो उससे 3 डिग्री नीचे झुक जाओ। विवान ने लड़ाई के दौरान सान्या को निर्देश दिया। वह भी हमला कर रहा था, जिससे सान्या को पलटवार करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन जब भी वह गलती करती, विवान उसे सुधारता। विवान के घूंसे और किक्स केवल हल्के थे। उसने सान्या पर कई हमले किए जिससे उसे चोट लगी, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं रोका क्योंकि उसने उसे घायल किया या कुछ ऐसा। इसके बजाय उसकी गति लड़ाई के दौरान बढ़ती गई। इस प्रकार सान्या को विवान पर हमला करने के लिए कम और कम मौके मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके सीखने की दृढ़ता इतनी महान थी कि उसने पूरी तरह से उन विचारों को बंद कर दिया कि वह घायल हो रही है या वह असहाय है। उसने लड़ाई जारी रखी जैसे कि उसकी जान इस पर निर्भर करती थी। इसी समय ओलिविया और ब्रैंडन दृश्य पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच की लड़ाई कितनी क्रूर थी कि वे उस क्षण में यह नहीं जान पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रैंडन के लिए वह इस बात से स्तब्ध था कि सान्या कितनी खूबसूरत थी, हालांकि वह घायल थी। उसके चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी जब वह विवान के हमलों का सामना कर रही थी, वह किसी भी सामान्य आदमी को पागल कर सकती थी। ये वह भावना थी जो ब्रैंडन को मिली जब उसने देखा कि सान्या लड़ाई कर रही थी। वह एक ऐसी सुंदरता थी जो ओलिविया से थोड़ी ऊंची थी। इसके अलावा वह ये भी बता सकता था कि वह मजबूत थी, यहाँ तक कि ओलिविया से भी मजबूत। लेकिन जो चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी वह ये थी कि वह एक आदमी द्वारा पीट रही थी। दूसरी ओर ओलिविया पूरी तरह से उस जोड़ी पर ध्यान दे रही थी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, ये वो लोग हैं, दानव युगल। वे उन गैंगस्टरों से भी मजबूत हैं जो दावा करते थे अगर वे चाहें तो वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते समय सभी को मार सकते थे। विवान ने पहले ही सान्या को निर्देश देना बंद कर दिया था क्योंकि वह उसे बहुत दबाव दे रहा था ताकि वह उन परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलित कर सके जो उसने उसे सिखाए थे। वह एक प्रतिभा थी, इसलिए उसके लिए अपने लड़ाई के तरीके को सुधारना बेहतर था ताकि वह पूरी तरह से आरामदायक हो सके जब वह लड़ाई कर रही हो। और इसी कारण से विवान ने सोचा कि उसने जो भी सुझाव दिए थे वे पर्याप्त थे और अब यह उसके लिए अपने लड़ाई के तरीके को विकसित करने का एक मौका था ताकि वह उन क्षेत्रों की भरपाई कर सके जिनमें वह कमी कर रही थी। हालांकि वह एक सामान्य वयस्क से कहीं अधिक मजबूत थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह लड़ाई में इतनी अच्छी थी। नहीं, ये सब उसके लड़ाई के तरीके पर निर्भर करता था जो उसके ध्यान केंद्रित करने के क्षेत्र को निर्धारित करता था, उच्च आक्रमण शक्ति, उच्च गति या बेहतर रक्षा क्षमताएं। इस समय ओलिविया का मन उस जोड़ी के कौशल के प्रदर्शन को देखकर तेजी से चल रहा था। इस समय उसकी लड़ाई की भावना जागृत हो गई थी क्योंकि उसने पाया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मजबूत है जो उससे अधिक मजबूत था। वह वास्तव में उसके साथ लड़ना चाहती थी, हालांकि वह जानती थी कि अंत में वह हार जाएगी। तभी अपनी आंखों के कोने में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि ब्रैंडन ने वास्तव में अपनी बंदूक निकाली थी और वह पहले से ही उस जोड़ी की ओर निशाना साध रहा था। जिस तरह से उसकी उंगली थी, ये स्पष्ट था कि उसके पास गोली चलाने का इरादा था। ब्रैंडन, इसे अभी रोक दो। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह 1 सेकंड देर हो गई। उसके शब्द गिरने से पहले ही ब्रैंडन ने पहले ही ट्रिगर खींच लिया और अगले पल गोली उसके पिस्तौल के मुंह से तेजी से निकली। बांग! विवान और सान्या अपनी स्पारिंग जारी रखे हुए थे। हालांकि उन्होंने पहले ही जोड़ी की उपस्थिति का एहसास कर लिया था, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे उस समय कोई अपराध कर रहे हैं। इसलिए भले ही वे पुलिस अधिकारियों के दर्शक थे, किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। हालांकि गली में लड़ाई करना एक आपराधिक अपराध था, कौन कहता था कि वे लड़ रहे थे? वे स्पष्ट रूप से स्पारिंग कर रहे थे। तभी विवान ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि ब्रैंडन ने वास्तव में अपनी बंदूक निकाली और उन्हें निशाना बनाया। ये देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। उसे पता था कि जब तक वह हथियार नहीं रखता और मारने के इरादे से हमला नहीं कर रहा है, तब तक बंदूक का उपयोग करना अनुमति नहीं है। इस विचार के साथ उसने बस सोचा कि वह आदमी उन्हें डराने के लिए बंदूक का उपयोग करना चाहता था जब उसने देखा कि उनकी लड़ाई की क्षमता अद्भुत थी। हालांकि वह जानता था कि वह उन्हें देखकर जोड़ी को चौंका देगा, विवान ने फिर भी परवाह नहीं की। जब तक वे उनकी ट्रेनिंग सत्र में बाधा नहीं डालते, तब तक वह वास्तव में परवाह नहीं करता था कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं।
लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति अगली पल में बदली जब उसे एहसास हुआ कि वह पुलिस अधिकारी वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था जब उसने उन पर निशाना साधा। यहाँ तक कि 100 मीटर से थोड़ा अधिक दूरी पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ब्रेंडन क्या कर रहा था, और उसकी उंगलियों की गति, उसकी आंखों की धारिता और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति से वह जान सकता था कि यह आदमी गोली चलाने वाला था। विवान जानता था कि उसे तेजी से प्रतिक्रिया करनी होगी इससे पहले कि वह गोली चलाए। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह आदमी उन पर क्यों गोली चलाना चाहता था। उस समय उसका पहला काम ये सुनिश्चित करना था कि गोली मुंह से बाहर न निकले। लेकिन ठीक उसी समय उसने देखा कि सान्या उस पर हमला कर रही थी। चूंकि वह अपने आप को सुधारने में इतनी ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसने ब्रेंडन द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विवान ने सान्या की चालों को पढ़कर तुरंत जान लिया कि वह अगले सेकंड में जिस स्थान पर होने वाली थी वह गोली के रास्ते में था। उसने पूरी तरह से अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर दिया और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अगले पल उसने सान्या को खींच लिया जैसे ही उसने उसकी स्थिति ले ली, और ठीक उसी सेकंड में जब उसने उसकी स्थिति ली तो उसने ओलिविया को देखा जो अपने साथी को गोली चलाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले सेकंड में गोली तेजी से मुंह से बाहर निकली जब ब्रेंडन ने ट्रिगर खींचा। बांग! गोलियों की तेज आवाज के साथ विवान ने अपने दाहिने कंधे पर एक विशाल बल महसूस किया। गोलियों की ताकत इतनी बड़ी थी कि उसने विवान को, जिसने अभी स्थिति ली थी और अभी तक खुद को स्थिर नहीं किया था, आगे की ओर लुढ़कने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसे घाव से दर्द महसूस हुआ, उस पल में उसकी आंखें ठंडी हो गईं जब उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर गोली चलाई थी। उसकी आंखों में हत्या की भावना इतनी ठंडी थी कि वह किसी को भी जमा सकती थी। और ये ब्रेंडन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, जो ओलिविया की अचानक चिल्लाहट और विवान की असाधारण गति से पूरी तरह से पथराया हुआ था। इस पल में विवान अपने दांतों को पीस रहा था क्योंकि उसके दिल में भड़की हुई गुस्सा उबालने लगी थी। अगर उसने सान्या को उस स्थिति से हटाने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह उस गोली से घायल हो जाती। और जब उसने गोली के यात्रा के रास्ते की जांच की तो अगर सान्या अपनी प्रारंभिक स्थिति में होती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि गोली उसके गले पर लगती। और ये एक बहुत ही घातक स्थिति थी, विशेष रूप से एक गोली के साथ जो केवल 100 मीटर से थोड़ी अधिक दूरी पर थी। कोई भी हड्डी इतनी मजबूत नहीं थी कि ये सुनिश्चित कर सके कि गोली उसके जीवन को खतरे में नहीं डालेगी जब वह उसे मारेगी। इस बिंदु पर विवान न केवल गुस्से में था बल्कि वह अत्यधिक डरा हुआ भी था। वह इस बात से डरा हुआ था कि अगर वह तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होता तो वह किसी को खो देता जो उसके लिए उसकी मां के अलावा पूरी तरह से महत्वपूर्ण था। विवान के अलावा एक और आग थी जो गुस्से से भरी हुई थी। गोली चलाने की तेज आवाज ने तुरंत सान्या को उसकी पूरी तरह से ध्यान केंद्रित स्थिति से बाहर निकाल दिया। उसने अभी देखा कि विवान के कंधे पर गोली लगी थी, खून पहले से ही घाव से बह रहा था, विवान की सफेद शर्ट को लाल कर रहा था। उसका दिल उस पल में तेजी से धड़क रहा था। हालांकि वह विवान के बारे में पूरी तरह से चिंतित थी, उस पल में उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था, तुम मरे हुए हो, उसने ठंडी आवाज में कहा जैसे उसने ब्रेंडन की ओर देखा। वह उस व्यक्ति को खत्म करने का सोच रही थी जिसने उसके जीवन के प्यार को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह ब्रेंडन की ओर दौड़ी। ये भी उस समय था जब उसकी पूरी क्षमता फट गई। हालांकि वह पहले से ही थकी हुई और घायल थी, उस पल में उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने प्यार के लिए खतरे को खत्म करना। उसने दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उसने केवल 4 सेकंड में 100 मीटर की दूरी को कवर किया, एक गति जो आसानी से विश्व 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड को तोड़ सकती थी। ये भी उस समय था जब ओलिविया ने प्रतिक्रिया दी। वह ब्रेंडन के कार्यों से स्तब्ध थी, लेकिन जब उसने देखा कि सान्या वास्तव में ब्रेंडन की ओर दौड़ रही है तो उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। हालांकि वह भी ठंडी हत्या की भावना को महसूस कर रही थी, उसने ये जानकर गति प्राप्त की कि हत्या की भावना उसके प्रति नहीं थी। वह ठीक समय पर आगे बढ़ी ताकि वह सान्या और ब्रेंडन के बीच खड़ी हो सके। उसी समय उसने सान्या को समझाने की कोशिश की जो पहले से ही क्रोधित थी। शांत हो जाओ, अपने कार्यों में इतनी जल्दबाजी मत करो, ओलिविया ने चिल्लाते हुए कहा। सान्या में कुछ समझदारी लाने की कोशिश की। क्या तुम मुझसे उस व्यक्ति को रोकने की हिम्मत कर रही हो जिसने मेरे पति को नुकसान पहुंचाया? तो तुम भी उसके साथ अंडरवर्ल्ड में जा सकती हो। जैसे ही सान्या ने ठंडी आवाज में कहा, उसने अपने लक्ष्य के बीच में खड़ी बाधा पर हमला करने से नहीं रोका। ओलिविया की आंखें तब से कुड़ गईं जब उसने देखा कि सान्या का मुक्का उसकी ओर बढ़ रहा है। उसे पता था कि वह उस मुक्के की ताकत का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने बचने का फैसला किया। उसके लिए भाग्यशाली था, हालांकि सान्या उस समय मजबूत थी, वह अपने हमलों में ज्यादा सोच नहीं रही थी। इसलिए जब उसने अपने हमले को चूक दिया
तो उसने एक फॉलो अप हमले के रूप में ओलिविया की ओर एक किक फेंकी, जो अभी अपने घुटनों पर झुकी थी ताकि वह फेंके गए मौके से बच सके। जितनी तेजी से वह कर सकती थी, ओलिविया ने अपने हाथ उठाए और उस किक को ब्लॉक करने की कोशिश की जो उसकी ओर फेंकी गई थी। चूंकि सानिया उस समय रोकने में नहीं थी, ओलिविया के हाथ उस किक के पीछे की ताकत को सहन नहीं कर सके। नतीजतन वह सानिया के किक के बल से दूर फेंकी गई, जिससे हड्डियों की दरार की आवाज आई। ओलिविया जमीन पर लुढ़क गई और दर्द में कराह उठी। हालांकि उसने चिल्लाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उसने अपने टूटे हुए हड्डियों के दर्द को दबाने में सफलता प्राप्त की। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि सानिया को मारना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जो उसने सोचा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसे करना चाहिए। हालांकि ब्रैंडन ने गोली चलाकर गलती की थी, फिर भी एक अदालत थी जो उसके द्वारा किए गए कार्यों का न्याय कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वह डर गई। उस समय केवल थोड़े समय में विवान पहले ही ब्रैंडन के पास पहुंच चुका था और उसे गर्दन से हवा में पकड़ रखा था। उसकी गति के अलावा एक वयस्क आदमी को एक हाथ से हवा में पकड़ने की क्षमता ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि वह सामान्य से कहीं अधिक मजबूत था। कृपया ऐसा मत करो, ओलिविया ने एक विनती करने वाली आवाज में कहा क्योंकि वह अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं छोड़ा कि वह एक अधिकारी है और उसने सोचा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह एक जीवन को बचाए। विवान, जो ब्रैंडन की आंखों में देख रहा था, जैसे ही उसने उस आदमी की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था, उसने ओलिविया की ओर देखा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं सहन नहीं करता, चाहे वह कोई भी हो। और वह चीज जिसे मैं कभी सहन नहीं कर सकता, वह है किसी को नुकसान पहुंचाना जो मुझे प्रिय है, विशेष रूप से मेरी पत्नी। विवान ने ठंडी आवाज में कहा। अगले पल उसने अपनी बाईं भुजा की शक्तिशाली ताकत का उपयोग करके ब्रैंडन को गली की दीवार की ओर फेंक दिया। बंद। थर्ड। एक तेज आवाज के साथ ब्रैंडन दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर गया। उसने कई हड्डियां टूटने के कारण होने वाले दर्द से चिल्लाया। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था क्योंकि उसे आंतरिक चोटें आई थीं। विवान ने उसे दीवार पर फेंकने के समय कोई दया नहीं दिखाई। उसने केवल ये सुनिश्चित किया कि आदमी का सिर टकराने के कारण न फटे। ब्रैंडन जो जमीन पर चिल्ला रहा था, उसे एक और किक मिली जो सानिया ने उसे मारी। इस समय वह पहले ही अपनी बंदूक खो चुका था। थर्ड। ब्रैंडन जमीन पर जोर से गिरा। सानिया ने इस बार जब उसने हमला किया तो कोई रोक टोक नहीं की। वह पूरी तरह से गुस्से में थी, और चूंकि ओलिविया अब उसके रास्ते में नहीं थी, उसने अपने दिल में जो गुस्सा और डर था उसे बाहर निकालने का मौका लिया। हालांकि विवान की तरह उसने सोचा कि सीधे मौत देना उस व्यक्ति के लिए एक आसान सजा थी जिसने उसके सबसे प्रिय व्यक्ति पर गोली चलाई थी। दूसरी ओर ओलिविया उस दृश्य को देखकर हैरान थी। हालांकि उसे पहले ही सानिया के द्वारा फेंकी गई किक के कारण हड्डियां टूट चुकी थीं, उसने कभी नहीं सोचा था कि सानिया इतनी मजबूत होगी। उसे ये नहीं पता था कि सानिया ने उसके साथ नरमी बरती थी। और जब वह ब्रैंडन के पास पहुंची तो उसने अपने हमलों को रोकने के बारे में सोचा भी नहीं। उसने केवल उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से बचने का प्रयास किया जो ब्रैंडन को दुर्घटनावश मार सकते थे। लेकिन कौन कहता है कि उस दिन वहां जो हुआ उसके बाद वह आदमी जीवित रहेगा। वे कितने मजबूत हैं, ओलिविया ने अपने दिल में एक्सक्लेम किया। उसी समय उसकी आंखों में एक आग जल उठी जब उसने उस जोड़ी को देखा जो ब्रैंडन को ऐसे फेंक रही थी जैसे उसका कोई वजन न हो। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने बचपन से ही लड़ाई की प्रैक्टिस की थी। इसलिए उसे ये देखकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि विवान और सानिया मजबूत थे। जो चीज उसे आश्चर्यचकित कर रही थी वह ये थी कि वे उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक मजबूत थे। दिन के अंत में सानिया और विवान दोनों उससे छोटे थे। इसलिए उसके अनुसार उसने उम्मीद की थी कि वे उसकी तुलना में उतने मजबूत नहीं होंगे। इस पल में उसने पूरी तरह से ये भूल गई थी कि वह ब्रैंडन को उस भाग्य से बचाने की कोशिश कर रही थी जो उसका इंतजार कर रहा था। उसे ये पता था कि अगर वह चाहती भी तो वह उन्हें रोक नहीं सकती। आखिरकार उसने उस पल में जो कुछ भी कर सकती थी वह ये तय किया कि वह उस जोड़ी की ताकत का प्रदर्शन देखेगी। हालांकि वह अपनी बंदूक का उपयोग करके उन्हें रोक सकती थी, वह ब्रैंडन की तरह इतनी आवेगी नहीं थी। इसके अलावा ब्रैंडन की वर्तमान स्थिति उस तथ्य के कारण थी कि उसने उन पर गोली चलाई थी जब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था जो उस पर बंदूक का उपयोग करने का अधिकार देता। दूसरी ओर विवान और सानिया को इस बात की परवाह नहीं थी कि ओलिविया क्या सोच रही थी। जब तक वह हस्तक्षेप नहीं करती तब तक उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। वे उस व्यक्ति को सजा देने में पूरी तरह से लगे हुए थे जिसने उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज को खोने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। विवान का गुस्सा अभी भी चरम पर था। उसने अभी तक अपनी नाराजगी को बाहर नहीं निकाला था, भले ही उसने इस पल में ब्रैंडन को बुरी तरह पीटा हो। उस समय वह मुश्किल से सांस ले रहा था।
जहां तक उस दर्द का सवाल था जो उसकी कंधे की मांसपेशियों में गोली के कारण था, वह उसके लिए सबसे कम चिंता का विषय था। अब तक उसने ये पुष्टि कर ली थी कि वह वास्तव में गोलियों के सामने अजेय नहीं था। इस विचार ने उसे कुछ पागल चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस समय वह सोच रहा था कि उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह सिस्टम का अधिकतम उपयोग करे ताकि वह कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जैसे कि शरीर को मजबूत करने वाला समाधान जो उसे सिस्टम से मिला था। इस तरह न केवल वह वर्तमान में उससे अधिक मजबूत होगा, बल्कि वह सान्या को भी ऐसा ही बना सकेगा। इस तरह अगर सेना मिसाइलों का उपयोग नहीं करती तो वे लगभग अजेय होंगे। हालांकि ये सब खत्म नहीं हुआ। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे मिसाइलों के लिए भी अजेय हो सकें। ये कुछ ऐसा था जिसका वह इंतजार कर रहा था, क्योंकि सिस्टम ने कुछ ऐसा कहा था जो सहस्त्राब्दी के बारे में था और इसी तरह। दूसरी ओर सान्या ने अंततः अपने गुस्से को बाहर निकाला। हालांकि उसने अभी तक पूरी तरह से ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वह केवल तब शांत होती जब उसने ब्रैंडन से निपट लिया होता, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। इस पल में उसने विवान की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था, ब्रैंडन के सामने जो जमीन पर बिछा हुआ था। उस आदमी ने कुछ ही मिनटों में बहुत पिटाई झेली थी जब से दोनों ने अपने गुस्से को बाहर निकाला था। विवान, क्या तुम ठीक हो? सान्या ने विवान की ओर देखा और पूछा। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। उसने अंततः अपने दिल के गुस्से को बाहर निकाला था। उसका ब्रैंडन पर हमला करने का प्रारंभिक इरादा इस तथ्य के कारण था कि उसके हाथ में अभी भी एक बंदूक थी। वह नहीं चाहती थी कि वह फिर से गोली चलाए। और जिस पल उसने देखा कि विवान चारों ओर घूम रहा है और ब्रैंडन को पीट रहा है, वह थोड़ी शांत हो गई और अपने प्यार को हो रही पीड़ा के कारण को पीटने का फैसला किया। मैं ठीक हूँ, कम से कम अभी के लिए, लेकिन मुझे बाद में बहुत सी चीजें करनी होंगी ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि ऐसा कुछ फिर कभी न हो। विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। सान्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि वह उसके प्रति ईमानदार था, जैसे वह हमेशा से उसके प्रति रहा है जब से वे छोटे थे। फिर सान्या ने उस कंधे की ओर ध्यान दिया जो गोली लगी थी। जब उसने देखा कि घाव अभी भी भारी मात्रा में खून बहा रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति तंग हो गई। बिना कुछ कहे उसने अपनी ताकत का उपयोग करके उस क्षेत्र में शर्ट को फाड़ दिया जहां घाव था। विवान ने उसके कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही जानता था कि वह उसकी बहुत चिंता कर रही थी। ये पहले से ही कुछ ऐसा था जिससे वह खुश था। जब गोली के कारण हुआ घाव उसके सामने आया तो सान्या चौंकी। उसने अपने दिल में कसाव महसूस किया, जैसे वह खुद उस गोली के घाव से पीड़ित हो रही हो। बिना ज्यादा कहे उसने अपनी ट्रैकसूट की आस्तीन को फाड़ दिया। इसके बाद उसने फटे कपड़े के टुकड़े का उपयोग करके बहते खून को रोकने की कोशिश की। और उसे ये नहीं पता था कि विवान के खून बहाने की दर उन घावों की तुलना में बहुत कम थी जो गोली के कारण हुए थे। सिस्टम से प्राप्त पेशेवर मुकाबला क्षमता के कारण उसकी पुनर्जनन दर सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक थी। और इस प्रकार उसके घाव भरने की गति भी बहुत अधिक थी। ये कुछ ऐसा था जिसे ओलिविया ने भी देखा था। ये एक असामान्य बात थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था या इसके बारे में सुना था। फिर भी उसे खुद बहुत सी चीजें करनी थीं, अपने हाथों की हड्डियों के टूटने के कारण हो रही पीड़ा के संबंध में। जब उसने खून बहने की दर को कम करने का काम पूरा कर लिया तो सान्या ने जमीन पर पड़े ब्रैंडन की ओर एक नजर डाली। उसने अपने दांत पीसते हुए कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाए। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्रैंडन के सिर पर एक किक मारी। ब्रैंडन, जो उस समय पहले से ही बेहोश था, हवा में उछल गया। इसके बाद उसका सिर एक इमारत की दीवार से टकराया। बिना किसी नाटक के उसकी खोपड़ी थोड़ी फटी और इसके बाद वह सांस लेना बंद कर दिया। वह मर गया। विवान ने पहले ही देख लिया था कि सान्या क्या करने जा रही थी। हालांकि वह नहीं चाहता था कि उसके हाथों पर खून लगे, लेकिन उसे पता था कि ये कुछ ऐसा था जो अनिवार्य रूप से होना था। अगर वह अब से ऐसा करने के लिए अभ्यस्त हो जाती तो भविष्य में अगर उसे किसी और की जान लेने की कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती तो वह हिचकिचाहट नहीं करती। जब वह खत्म हो गई तो सान्या को आश्चर्य हुआ कि उसे इतना महसूस नहीं हुआ, भले ही उसे पता था कि उसने किसी और की जान ले ली है। उस पल में वह बस अपने दिल में ये जप रही थी कि जो भी व्यक्ति उसके सबसे प्रिय व्यक्ति की जान लेने की हिम्मत करेगा, वह उस व्यक्ति के लिए सबसे दर्दनाक मौत का हकदार था जो वह उस पल दे सकती थी। जब विवान ने देखा कि सान्या एक क्षण के लिए चौंकी हुई है तो वह एक कदम आगे बढ़ा। फिर बिना एक शब्द कहे उसने अपने पास मौजूद शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को निकाला और उसे दिया। वह अभी भी उनकी स्पारिंग के दौरान लगी चोटों को सहन कर रही थी। चूंकि उसने उस पल में रोकने का फैसला नहीं किया था, उसने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि उसे जो भी चोटें दी गई थीं, वे केवल खरोंच थीं, उनमें से कोई भी घातक नहीं थी। सान्या ने समाधान को स्वीकार किया। इसके बाद उसने तुरंत खुद को तरोताजा महसूस किया।
लड़ाई के कारण उसे जो चोटें आई थीं, साथ ही ब्रैंडन पर हमले के दौरान उसने जो अधिक एक्सर्शन किया था, वह सब कम हो गया। उसने गहरी सांस ली और विवान के कंधे पर झुक गई। उसी समय उसने अपने पास मौजूद शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को निकाला और उसे विवान को वापस दिया। जब विवान समाधान ले रहा था तो उसने अपने दांत पीसते हुए सान्या द्वारा घाव को सील करने के लिए उपयोग किए गए कपड़े को हटा दिया। इसके बाद उसने अपने अंगूठे को घाव के अंदर डालकर गोली को बाहर निकाला। यह उसके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने बिना कोई आवाज किए अपने शरीर से गोली निकालने में सफलता प्राप्त की। जब वह खत्म हो गया तो उसने अपने कंधे पर लगे घाव को ठीक होते हुए महसूस किया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ में छोटी गोली को देखा। आखिरकार उसने इसे रखने का फैसला किया क्योंकि ये पहली चीज थी जिसने उसे इस हद तक घायल किया था। इसके बाद उसने सान्या को राजकुमारी की तरह उठाया, डिपार्चर के लिए तैयार। 1 मिनट रुको। तभी ओलिविया ने उनके पीछे से चिल्लाया। विवान ने एक पल के लिए रुककर देखा। हालांकि उसने ऐसा किया, उसने पीछे मुड़कर देखने की भी परवाह नहीं की। बिना एक शब्द कहे उसने ओलिविया का इंतजार किया कि वह जो भी कहना चाहती है वह कहे। तुम वास्तव में कौन हो? ओलिविया ने जमीन से उठते हुए पूछा, जब उसने उन दोनों को देखा जो पहले से ही जाने के लिए तैयार थे। इस पल में वह जटिल भावनाओं का अनुभव कर रही थी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में, चूंकि विवान ने हत्या की थी, उसे गिरफ्तार करना चाहिए था ताकि वह कानून का सामना कर सके। लेकिन फिर भी ये सच था कि विवान केवल उस हमले का प्रतिशोध ले रहा था जो उसे ब्रैंडन से मिला था। ये भी सच था कि ब्रैंडन ही था जिसने उस पर हमला किया था, हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। उन दोनों के बीच के रिश्ते से ओलिविया ये बता सकती थी कि विवान और सान्या के बीच कोई संघर्ष नहीं था। वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे, इस हद तक कि जो भी उनके प्रिय व्यक्ति के जीवन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता, वे उस पर सबसे कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। लेकिन हालांकि वह हमेशा नियमों का पालन करने वाली व्यक्ति थी, आज यह अलग होने वाला था। यह न केवल इस तथ्य के कारण था कि उसने विवान और सान्या की ताकत की प्रशंसा की, बल्कि वे भी वही थे जिन्होंने उन पर हमला किया था। जहां तक उस दर्द का सवाल था जो वह इस समय महसूस कर रही थी, वह कुछ ऐसा था जिसे वह नजरअंदाज कर सकती थी। उसने पहले ही देख लिया था कि सान्या ने उसके साथ नरमी बरती थी। जिस तरह से वह ब्रैंडन के साथ व्यवहार कर रही थी, ये स्पष्ट था कि अगर उसने उसी ताकत का उपयोग किया होता जो उसने ब्रैंडन को किक मारने के समय की थी, तो वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। अपनी बाहों के टूटने के कारण उसके लिए कोई भी बंदूक पकड़ना संभव नहीं था ताकि वह उन्हें निशाना बना सके। लेकिन फिर भी उसके पास ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं कि मैं तुम्हें अपनी पहचान बताऊं। लेकिन फिर भी अगर भविष्य में कभी हमारी मुलाकात होती है तो शायद मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, विवान ने निस्वार्थता से कहा। इसके बाद उसने अपने पास मौजूद शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को निकाला। बिना पीछे देखे उसने उसे उसकी ओर फेंक दिया, और जब वह चला गया तो उसने कहा, अगर तुम अपनी चोटों को ठीक करना चाहती हो तो तुम उस बोतल में मौजूद समाधान का उपयोग कर सकती हो। लेकिन सावधान रहना, इसके बारे में कोई जानकारी न बताना, अन्यथा तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। इन शब्दों को कहने के बाद विवान, जो पहले से ही सान्या को उठाए हुए था, गली से बाहर चला गया। ओलिविया ने दूसरी ओर उस बोतल को पकड़ने के लिए संघर्ष किया जो उसे फेंकी गई थी। हालांकि उसके लिए अपने हाथों को फैलाना दर्दनाक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसे लगा कि जो कुछ भी उसे दिया जा रहा था उसका कोई अर्थ होना चाहिए। और जिस पल विवान ने अपने शब्द समाप्त किए, उसने तुरंत समझ लिया कि उस छोटी बोतल में क्या था। कम से कम वह इस बात से पूरी तरह से चौंकी हुई थी कि उस छोटी तरल पदार्थ में क्या कर सकता था। उसने देखा था कि विवान और सान्या ने समाधान लिया था। वह पहले से ही जानती थी कि वे क्या ले रहे थे, लेकिन उसे पता था कि ऐसा कुछ एक पूर्ण रहस्य था जिसे लोग नहीं बताएंगे। यही कारण था कि उसने विवान से इसके बारे में सवाल नहीं किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विवान वास्तव में उसे एक नमूना देगा। उसने विवान की पीठ को तब तक देखा जब तक वह गायब नहीं हो गया। इसके बाद उसने अपनी नजरें हटा ली और उस छोटी बोतल पर ध्यान केंद्रित किया जो वह अपने हाथों में पकड़ रही थी। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, उसने अपने दांत पीसते हुए छोटी बोतल का ढक्कन खोला और पूरी तरल पदार्थ को अपने मुंह में डाल लिया। वह सोच रही थी कि वह छोटी बोतल अपने पिता के पास ले जाएगी ताकि वे ये जांच सके कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जब उसने विवान की चेतावनी के बारे में सोचा, साथ ही उस छोटी बोतल में मौजूद अद्भुत प्रभाव के बारे में, तो उसके पास उस पल में समाधान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह सोच रही थी कि समाधान लेने के प्रभाव क्या होंगे, उसे अचानक अपने शरीर में गर्मी का एक झोंका महसूस हुआ। अगले पल वही चीज जो उसने देखा था जब सान्या ने समाधान का सेवन किया था, हुई। उसने महसूस किया कि उसकी बाहों पर लगी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं,
और ये सब खत्म नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसी समय वह विवान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने सोचा कि वह किस तरह का व्यक्ति है जो इतनी जादुई चीज रख सकता है जैसे कि उसने पी। आखिरकार उसने केवल एक आह भरी। उसने अंततः समझ लिया कि विवान ने उसे समाधान के बारे में जानकारी न देने के लिए क्यों चेतावनी दी थी। उसके शरीर में जो ताकत बह रही थी वह उसे बता रही थी कि ये कुछ ऐसा था जो अगर सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ तो देशों के बीच एक बड़ी युद्ध का कारण बन सकता था। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ उसने धीरे से कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। भले ही तुम उस स्रोत के बारे में बात नहीं करोगे जो तुमने मुझे दिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे लड़ाई के बारे में सिखा सकोगे। इसके तुरंत बाद ओलिविया ने ब्रैंडन के शव की ओर देखा जो वर्तमान में सिरहीन था। उसने केवल सिर हिलाया कि ब्रैंडन ने गलत व्यक्ति को उकसाया था। इस पल तक वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रही थी कि ब्रैंडन ने अपनी बंदूक का उपयोग करने का निर्णय क्यों लिया, भले ही वे किसी भी तरह के खतरे में नहीं थे या ऐसी स्थिति में नहीं थे जिसमें बंदूक का उपयोग करना आवश्यक था। जिस तरह से वह उसे जानती थी, वह हमेशा शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह उनके काम के संबंध में निर्णय लेने में अच्छा था। यही कारण था कि उसके पिता ने उसे उसके साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया था। हालांकि वह जानती थी कि ब्रैंडन को उससे क्रश था, उसने कभी इसकी परवाह नहीं की और जो कुछ भी उसे बाहर लाने के लिए लाया उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल किया। उसे पता था कि वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे संभालना काफी मुश्किल था। एक पुलिस अधिकारी अभी मारा गया था और वह उसका साथी था। दूसरे शब्दों में ये कुछ ऐसा था जो उसे शामिल करने वाला था। चूंकि वह विवान के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं करने जा रही थी जो उसके लिए रहस्यमय था, तो उसे स्थिति को संभालने का एक तरीका खोजना था। नमस्ते पापा, ओलिविया ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति ब्रैंडन के सामने हमेशा दिखाए गए ठंडे चेहरे की तुलना में काफी नरम थी। नमस्ते मेरी प्यारी, गश्त कैसी चल रही है? क्या तुम्हें किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? फोन के दूसरी ओर से एक गहरा पुरुष स्वर सुनाई दिया। ओलिविया ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ, यहाँ एक समस्या है। ब्रैंडन मर गया। उसने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उसकी आवाज शांत हो, लेकिन फिर भी कोई भी अनुभवी व्यक्ति आसानी से उसकी आवाज में अजीबता को पहचान सकता था। एक व्यक्ति के रूप में जो एक अच्छे समय से सत्ता में था, फोन के दूसरी ओर का आदमी पहले से ही यह महसूस कर सकता था कि कुछ गलत था। इसके अलावा उसे ये जानकारी मिली थी कि ओलिविया का साथी ब्रैंडन मर गया था, तो वह ये महसूस करने से नहीं रोक सकता था कि कुछ गलत था। क्या तुम ठीक हो? मुझे इस समय बताओ, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत वहां आ रहा हूं। फोन के दूसरी ओर का आदमी घबराते हुए सवाल कर रहा था। मैं ठीक हूं पापा, मैंने एक गली में ब्रैंडन को पाया। जब मैं पहुंची तब वह मारा गया था। ओलिविया ने पहले से ही एक कहानी बना ली थी जिसे वह बताने जा रही थी। चूंकि वह विवान की उपस्थिति या उसके कार्यों को प्रकट करने जा रही थी, जब तक कि वह अंततः उसकी पहचान नहीं जान लेती तब तक वह कुछ झूठ बताने में बेहतर थी। उसने आगे बताया कि ब्रैंडन अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। जब वे गश्त पर थे, उन्होंने कुछ अपराधियों को देखा जो परेशानी पैदा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें निपटाने का फैसला किया, लेकिन ठीक उसी समय ब्रैंडन उससे दूर चला गया। कुछ पल बाद उसने गोली चलने की आवाज सुनी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपराधियों को छोड़कर ये देखने के लिए जाना पड़ा कि क्या हुआ। जब वह दृश्य पर पहुंची तो उसने वहां किसी और से नहीं लड़ा सिवाय जमीन पर पड़े शव के। और यही कारण था कि उसने उसे फोन किया था। ओलिविया को नहीं लगता था कि जो कुछ भी वह कह रही थी वह किसी समस्या का कारण बनेगा। आखिरकार जिस गली में वे थे वहां कोई कैमरा नहीं था। फोन के दूसरी ओर आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन ओलिविया अभी भी ये महसूस कर सकती थी कि उसमें एक प्रकार का दुख था। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। बाकी लोग रात के लिए गश्त संभाल लें, मैं जल्द से जल्द व्यवस्था करूंगा, आदमी ने कहा और फिर फोन काट दिया। ओलिविया ने पहले से ही अपने होंठों को हिलाते हुए महसूस किया। ये बस उसके पिता का व्यवहार था। वह कभी कभी बिना उसे सलाह दिए निर्णय ले लेता था, लेकिन इस बार हालांकि वह निर्णय लेने वाला था, ये बस वही था जो ओलिविया इस समय चाहती थी। वह घर वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक थी ताकि वह न केवल अपनी प्राप्त ताकत का परीक्षण कर सके बल्कि विवान के बारे में भी कुछ जान सके। जाने से पहले उसे उन पुलिस अधिकारियों का इंतजार करना था जो उसे भेजे जाने वाले थे, जिसे उसने पहले ही नियंत्रण केंद्र को स्थानांतरित कर दिया था। वे गली में मौजूद शव और जांच को संभालने वाले थे। विवान, तुम कब मेरी मां से मिलने आ रहे हो? जॉनथन ने फोन पर पूछा।
तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं कल वहां आ रहा हूं, विवान ने चिढ़े हुए स्वर में जवाब दिया। गली से बाहर निकलने के बाद विवान और सान्या ने शांति आवासीय क्षेत्र में स्थित विला की ओर वापस जाने का फैसला किया। चूंकि दोनों ने एक अच्छे समय तक लड़ाई की थी, वे थक गए थे। भले ही शरीर को मजबूत करने वाला समाधान उनकी शारीरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता था, मानसिक ऊर्जा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उनकी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। लेकिन निश्चित रूप से सबसे अधिक आराम की आवश्यकता सान्या को थी। विवान की तुलना में उसकी मानसिक क्षमता काफी कम थी। सिस्टम की मदद से विवान ने कई कौशल और क्षमताओं को अपने मन में समाहित करने की क्षमता प्राप्त की थी। जैसे जैसे उसने सिस्टम से नए कौशल या क्षमताएं प्राप्त की, सिस्टम ने उसे उच्च मानसिक क्षमता प्राप्त करने में मदद की ताकि वह नए कौशलों को समाहित कर सके। शावर लेने के बाद विवान अपने कमरे में आराम कर रहा था, अपने अगले कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगला कार्य जो उसे करना था वह था उन गुंडों के बारे में जो हर्ष के साथ जुड़े थे। 1 महीने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक वह हिस्सा पूरा नहीं किया था जो उन्हें करना था। ये कुछ ऐसा था जिसे विवान अस्वीकार्य मानता था, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रिय को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी, तो उन्हें एक बड़ा मूल्य चुकाना होगा। हालांकि उसने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इसे पूरा करेंगे। और इसलिए उनकी सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना उसके लिए पर्याप्त नहीं था, जो सान्या ने उस रात अनुभव किया था। लेकिन चूंकि यही सब था जो उनके पास था, विवान के पास इसे छीनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही एकमात्र मुआवजा था जो वह उनसे प्राप्त कर सकता था। उनके टूटे हुए अंगों के लिए ये केवल एक सजा थी जो उन्होंने सान्या को पकड़ने के लिए प्राप्त की थी। लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, विवान को यह सोचने लगा कि जो भी सजा वह उन्हें दे रहा था वह पर्याप्त नहीं थी, और परिणामस्वरूप उसने तय किया कि उन्हें वही सजा दी जाएगी जो हर्ष को दी गई थी। वह सुनिश्चित करने वाला था कि सभी को जेल में डाल दिया जाए। चूंकि उन्होंने हर्ष के साथ जो कुछ भी किया उसमें मदद की, तो कौन कह सकता है कि वे किसी और के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वह पहले से ही 1 सप्ताह से शोध कर रहा था, और अब जब महीना चल रहा था तो आखिरकार उनके लिए वह सजा देने का समय आ गया था जो उसने उनके लिए रखी थी। जैसे ही विवान जो कुछ कर रहा था, उसका फोन बजा। विवान ने देखा कि यह जोनाथन का कॉल था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि जोनाथन इस समय उसे क्यों कॉल कर रहा है, उसने कॉल को स्वीकार कर लिया। क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि अब रात का समय है, इस समय लोगों को सोना चाहिए, तो तुम मेरी रात को कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो? विवान ने कॉल उठाते ही पूछा। विवान, तुम कब मेरी माँ से मिलने आ रहे हो? जोनाथन ने फोन पर पूछा। तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल वहां आऊंगा, विवान ने चिढ़े हुए स्वर में जवाब दिया। उसे याद था कि उसने एक समय पर अनिता से बात की थी जब जोनाथन ने अपनी माँ को उसे 1 साल तक घर से गायब रहने के बारे में बताने के लिए कोने में धकेल दिया था। उस समय उसने अनिता से वादा किया था कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएगा, न कि फोन पर। हालांकि उसकी प्रारंभिक योजना थी कि जब तक वह इतना मजबूत नहीं हो जाता कि वह पूरे जेसडा परिवार का ध्यान रख सके, वह उन्हें मिलने जाएगा ताकि वह उन लोगों को सजा दे सके जो उसकी मां की मौत से जुड़े थे। लेकिन चूंकि जोनाथन ने उसकी योजनाओं में बाधा डाली, विवान ने सोचा कि इस समय अनिता से मिलने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि यह सच था कि उसके वर्तमान संपत्तियां जेसडा परिवार की संपत्तियों की तुलना में कुछ नहीं थीं, लेकिन उसकी क्षमताओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। इस समय जब तक वह चाहता था कि जेसडा परिवार दिवालिया हो जाए, उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसके पास वर्तमान में 3 कौशल स्लॉट थे जिनका वह उपयोग कर सकता था ताकि वह उन कौशलों को प्राप्त कर सके जो वह चाहता था या जरूरत थी। उसका कंप्यूटर मास्टर कौशल ही जेसडा परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। ये सुनकर अच्छा लगा। तुम किस समय आओगे? नहीं, वास्तव में मैं तुम्हें कल सुबह पहले ही लेने आऊंगा। इस तरह तुम यहाँ आने के बारे में भूल नहीं सकते, भले ही तुम चाहो, जोनाथन ने उत्साह से जवाब दिया। विवान ने जोनाथन के शब्दों पर ध्यान दिया। वह सोच रहा था कि जोनाथन की उत्तेजना के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या हो सकता है कि उसकी माँ के साथ कुछ हुआ हो? विवान ने अपने आप से सवाल किया। उसके अलावा वह और कुछ नहीं सोच सका। जोनाथन को इस तरह से उत्तेजित होना आसान नहीं था, खासकर किसी साधारण चीज के लिए जैसे उसकी माँ से मिलने के लिए। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद विवान ने अंततः कॉल समाप्त कर दी। इसके बाद उसने अगले कुछ दिनों में जो करने वाला था उसे व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जहां तक ओलिविया या ब्रैंडन की मौत का सवाल था, जो एक पुलिस अधिकारी था, वह उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं था। यह न केवल इस तथ्य के कारण था कि ब्रैंडन ही गलती पर था, बल्कि वह खुद एक मेजर था। उसके पास एक बैज था जो साबित करता था कि वह सेना का हिस्सा था।
और इसलिए एक पुलिस अधिकारी का अचानक उसे गोली मारना ये कुछ नहीं था बल्कि देशद्रोह था। अंत में विवान कोई अपराध नहीं कर रहा था और देश की सुरक्षा के एक स्तंभ के रूप में उसे एक गोली से मारना देश के लिए एक नुकसान था। अगले सुबह जैसे ही विवान ने अपनी आंखें खोली, वह चौंक गया जब उसने नीचे के लिविंग रूम से आ रही आवाज सुनी। बेशक ये जोनाथन की आवाज थी जो एक सिलाई मशीन की तरह बड़बड़ा रहा था। विवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि जोनाथन सुबह 6 o'clock बजे यहाँ था। अपने सिर को हिलाते हुए उसने खुद को ताज़ा किया और फिर नीचे जाने का फैसला किया। उसे पता चला कि जोनाथन नाश्ता कर रहा था। वह खुशी से खा रहा था जैसे वह अपने घर में हो। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? विवान ने जोनाथन के सामने पहुंचते ही पूछा। सान्या एक कुर्सी पर बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी ताकि वे साथ में नाश्ता कर सकें। ऐसा लग रहा था कि जोनाथन इतना अधीर था कि उसने घर के मालिकों का इंतजार किए बिना खाना शुरू कर दिया था। तुम्हें बेकार के सवाल पूछने की क्या जरूरत है जब तुम पहले से ही जवाब जानते हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। जोनाथन ने जवाब दिया और खाने में व्यस्त हो गया। यह ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि जेसडा परिवार का महल कहाँ है और तुम जैसे भूखे व्यक्ति की तरह क्यों खा रहे हो? विवान ने जवाब दिया और सान्या के बगल में बैठ गया। मेरी माँ ने मुझे कल रात खाना नहीं दिया, जोनाथन ने शिकायत की। विवान ने चौंकते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि उसने तुम्हें खाना देने से मना कर दिया? बिल्कुल, ये सब तुम्हारे साथ संबंधित है। वह मुझसे बार बार कह रही थी कि तुमसे मिलने आओ, लेकिन इस दौरान तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करते रहे। जोनाथन ने कहा, मैंने कई बार तुम्हें बताया कि मेरी माँ को तुम्हारी जल्दी से जरूरत है और अंत में तुम हमेशा मुझसे कहते रहे कि तुम किसी चीज में व्यस्त हो। इस बार मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाता। जोनाथन ने विवान को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। विवान ने जोनाथन के शब्दों पर ध्यान दिया। वह वास्तव में जोनाथन को उसकी माँ से मिलने के लिए दोषी ठहराने का कोई अधिकार नहीं था। तुम यहाँ रहने की हिम्मत रखते हो जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, विवान ने हंसते हुए कहा। फिर उसने कहा, इसके अलावा तुम वास्तव में मुझ पर दोष लगाने की हिम्मत रखते हो जब तुम वह हो जिसने मुझे तुम्हारी माँ से मिलवाया था। quote. जोनाथन एक पल के लिए चुप रह गया क्योंकि उसे विवान के शब्दों का जवाब नहीं मिला। जो कुछ भी विवान ने कहा वह सच था। विवान के पास उसे यहाँ से बाहर निकालने की शक्ति थी, खासकर जब वह अपनी वर्तमान ताकत पर निर्भर करता था। इसके अलावा वह था जिसने अनिता को विवान के अस्तित्व के बारे में बताया, भले ही विवान ने उसे अभी तक प्रकट करने की योजना नहीं बनाई थी। अंत में जोनाथन केवल नाक चिढ़ा कर रह गया और एक तरफ देखने लगा। सान्या, जो दोनों के झगड़े को देख रही थी, जोनाथन की प्रतिक्रिया पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरे विवान लगभग हर चीज में अच्छे हैं, यहाँ तक कि शब्दों में भी, ऐसा लगता है, उसने जोनाथन को मजाक में कहा। जोनाथन का चेहरा काला हो गया जब उसने सान्या को देखा। फिर उसने शिकायत की, क्या तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा भाई इन लॉ कमजोर है? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे भाई इन लॉ को कमजोर मानने के लिए तुम्हें यहाँ हारने की जरूरत है? विवान ने जवाब दिया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद विवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जोनाथन के साथ जेसडा परिवार के महल की ओर चल पड़ा। उसे अनिता से मिलने में कोई समस्या नहीं थी। जोनाथन के व्यवहार से स्पष्ट था कि अनिता उसे देखना चाहती थी। विवान इसे अनिता की बहन नीलिमा की याद से जोड़ सकता था। नीलिमा, अनिता की बहन, ने यहाँ से 20 साल से अधिक समय पहले अलग हो गई थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी बहन को याद कर रही थी और यही कारण था कि वह विवान से मिलने की इच्छा रखती थी। हालांकि वह इस समय वहां जा रहा था, वह जानता था कि उसकी उपस्थिति जेसडा परिवार में एक हलचल पैदा करेगी। जहां तक यह सवाल था कि वे अपनी मां से प्यार करते थे या नफरत करते थे, यह उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं था जब तक कि वे नीलिमा की हत्या में शामिल नहीं थे। विवान ने गाड़ी नहीं चलाई। इसके बजाय, चूंकि जोनाथन उसे लेने आया था, विवान ने सोचा कि जोनाथन के लिए उसे घर ले जाना उचित होगा। उस समय वह एक मेहमान के रूप में माना जा रहा था। लगभग 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद वे पहले ही राजधानी शहर से बाहर निकल चुके थे। जेसडा परिवार का महल कर्तू शहर के बाहर स्थित था। हालांकि यह शहर के बाहर था, यह इतना दूर नहीं था कि वे वहां नहीं पहुंच सकें। कुछ घंटों की ड्राइविंग उन लोगों के लिए कुछ नहीं थी जो निश्चित रूप से यात्रा का आनंद लेते थे। विवान ने पहले ही जेसडा परिवार के महल के बारे में जानकारी देख ली थी। यह कोई ऐसा रहस्य नहीं था जो जनता के लिए छिपा हुआ था, बस ये था कि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताया था। हालांकि यदि कोई व्यक्ति उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गंभीर था, तो वह आसानी से उन्हें और उनके स्थान को खोज सकता था। बस ये था कि उनके संचालन हमेशा कम प्रोफाइल पर होते थे। यही कारण था कि जेसडा परिवार को एक छिपे हुए परिवार के रूप में माना जाता था।
जेज़्दा परिवार का महल एक बड़े जंगल में स्थित था जो करतू शहर के बाहर था। जो सड़क परिवार के महल की ओर जाती थी वह जंगल के बीच में थी। जंगल केंद्रीय प्रांत के लिए काफी बड़ा था। इस जंगल को काटने का कारण यह था कि यह अधिक शहर विकास के लिए जगह दे सके। विवान केवल यह मान सकता था कि यह जेज़्दा परिवार के प्रभाव के कारण था। जैसे जैसे जोनाथन ने पेड़ों के बीच की सड़क पर गाड़ी चलाई, विवान पर्यावरण को देखकर काफी प्रभावित हुआ। शहर की हलचल के विपरीत ये क्षेत्र काफी शांत था। बहुत अधिक शोर की कमी ने इसे एक अच्छा स्थान बना दिया जहां कोई व्यक्ति आराम कर सकता था। विवान ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक वे एक बड़े गेट के सामने नहीं पहुंच गए। गेट के सामने एक छोटी सी इमारत थी जहां सुरक्षा गार्ड थे। विवान देख सकता था कि इस जगह की सुरक्षा शीर्ष स्तर की थी। न केवल पूरे जेज़्दा निवास के चारों ओर एक परिधि दीवार थी, बल्कि कई सीसीटीवी कैमरे भी थे जो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते थे। जैसे ही कार गेट के सामने रुकी, एक सुरक्षा गार्ड ने कार में झांका। जैसे ही उसने देखा कि जोनाथन गाड़ी चला रहा था, उसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए सिर हिलाया। हालांकि उसे पता था कि ये कार जोनाथन की है, वहां एक पारिवारिक नियम था जो कहता था कि ये कोई भी हो, उस व्यक्ति को परिवार निवास में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। हालांकि गार्ड कुछ नहीं करने वाला था। वहां कई सुरक्षा उपाय थे जो ये सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जा सकते थे कि कोई खतरा परिवार निवास में प्रवेश न करे। ये सब वर्तमान तकनीकी स्तर के कारण संभव था। कार को स्कैन किया जा सकता था जब वह बाहरी गेट और अंदर के गेट के बीच की बाधा से गुजरती थी। जैसे ही उसने पुष्टि की कि यह जोनाथन था जो कार चला रहा था और उन्हें अंदर जाने के लिए तैयार था, गार्ड की हरकत अचानक ठहर गई। इसका कारण यह था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कार के अंदर दो लोग एक जैसे दिख रहे थे। वह पुष्टि कर सकता था कि जो ड्राइविंग कर रहा था वह जोनाथन था, क्योंकि वह उस समय वहां था जब जोनाथन सुबह महल से निकला था। इसलिए जब उसने देखा कि कार के अंदर दो लोग एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसके लिए यह पहचानना मुश्किल था कि जोनाथन कौन था और दूसरा व्यक्ति कौन था। फिर भी इस स्थिति में उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह वहां सुरक्षा गार्ड था और उसे ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दिया गया था कि जो लोग परिवार के निवास में प्रवेश करते हैं वे किसी प्रकार का खतरा न लाएं। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन लोगों में शामिल हो जाएगा जिन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा लाया गया था। यह उसे अपनी अधिकारिता की सीमाओं से बाहर जाना माना जा सकता था। जैसे ही उसने देखा कि जोनाथन ने पहले गेट के माध्यम से कार चलाई, वह अपने आप से सोचने लगा, क्या मैं बस चीजें देख रहा हूं या वास्तव में उस कार के अंदर दो लोग एक जैसे दिख रहे हैं। खैर, यह मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है। अब केवल सुरक्षा जांच बाकी है। जब तक कोई खतरा नहीं है, जैसे कि बम या कुछ और, बाकी सब कुछ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सुरक्षा गार्ड ने अपने आप से सोचा और फिर अपने सहयोगियों के पास वापस चला गया। विवान, जो जोनाथन की कार में बैठा था, ने जिज्ञासा से चारों ओर देखा। हालांकि उसने पहले ही अंदर सुरक्षा जांच के बारे में जान लिया था, वह ये देखने के लिए भी उत्सुक था कि ये कार को कैसे स्कैन करेगा। जैसे ही वे एक छोटे से पासवर्ड के पास पहुंचे जो तुरंत बाहरी गेट में प्रवेश करने के बाद मौजूद था, विवान ने देखा कि कार पर कई किरणें गिर रही थीं। जोनाथन ने गाड़ी रोकने का कोई इरादा नहीं किया और बस ड्राइविंग जारी रखी। कार पर गिरने वाली किरणें पूरी तरह से हानिरहित थीं, लेकिन वे कार को किसी भी प्रकार के खतरनाक सामान के लिए स्कैन करने के लिए उपयोग की जाती थीं। जैसे ही वे सुरक्षा जांच से गुजरे, अंदर का गेट बिना किसी सवाल के खुल गया। और जैसे ही वे परिसर में ड्राइव करते गए, विवान ने कहा, यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है। मुझे बस ये जानने की जिज्ञासा है कि जेज़्दा परिवार के पास इतने दुश्मन हैं कि उन्हें इतना सतर्क रहना पड़ता है। जोनाथन, जो गाड़ी चला रहा था, ने विवान को अजीब तरीके से देखा। फिर उसने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे तुम जेज़्दा परिवार का हिस्सा नहीं हो? और मुझे यकीन है कि तुमने यहाँ पहुँचने तक कई दुश्मन बना लिए हैं। मुझे इस समय कोई नाम नहीं लगता। विवान ने बस सिर हिलाया। उसे नहीं लगता था कि उसके पास कोई दुश्मन है। हर्ष के साथ जो गुंडे थे या जो लोग उसके होटल में बंधक बनाने में शामिल थे, वे लोग थे जिन्हें उसने दुश्मन नहीं माना। जब तक उसे उनके बारे में कोई जानकारी मिलती, अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ, वह निश्चित रूप से उन्हें आसानी से संभाल सकता था। विवान चुप रहा। वह जोनाथन के साथ झगड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब जोनाथन ने देखा कि विवान चुप है, तो उसने गर्व से मुस्कुराया और गाड़ी चलाना जारी रखा। उनके सामने एक बड़ा महल था। ये महल एक बड़े भवन से बना था जिसमें कई अन्य विला या हवेलियां थीं जो इसके चारों ओर थीं। लेकिन फिर भी अतिरिक्त भवनों में से कोई भी इसके सामने नहीं था। विवान देख सकता था कि वे किनारे पर थे, लेकिन वह पीछे के भवनों को नहीं देख सकता था। बस इतना ही। उसने पहले ही इसकी जांच की थी और यही कारण था कि वह जानता था कि वहां कई अन्य भवन पीछे थे। मुख्य भवन की ओर जाने के बजाय जोनाथन ने मुख्य भवन के पश्चिमी हिस्से की ओर गाड़ी चलाई।
ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कई हवेलियाँ थीं। मेरे परिवार की तरह ही है। सटीक रूप से केवल मेरी माँ, पिता और मेरे एक चाचा ही हैं जिन्हें मैं परिवार मानता हूँ। बाकी लोगों से मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम खून के रिश्ते में हैं, हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, जॉनथन ने गाड़ी चलाते हुए कहा। विवान ने पहले ही इसकी जांच की थी और इसके बारे में जानता था। जिस तरह से महल को विभाजित किया गया था वह सरल था। एक लंबे समय पहले जेज़्डा परिवार के पास कुल 3 भाई थे। वे थे जिन्होंने पूरे परिवार के साम्राज्य की स्थापना की थी। जब वे निवास बना रहे थे उन्होंने चारों दिशाओं में बसने का निर्णय लिया। लेकिन चूंकि मुख्य भवन 3 तरफ से घिरा हुआ था, उन्होंने तय किया कि जो व्यक्ति परिवार का नेतृत्व करेगा वह मुख्य भवन में रहेगा। नीलिमा और अनिता के पूर्वजों ने मुख्य भवन के पश्चिमी पंख पर कब्जा कर लिया था और उस समय उनके बड़े भाई ने मुख्य भवन पर कब्जा कर लिया था। ये हमेशा से जेज़्डा परिवार में ऐसा ही रहा है। परिवार का नेतृत्व करने वाली रेखा वही होती है जो केंद्रीय भवन में बसती है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि यह अच्छा नहीं था कि हर पीढ़ी में पूरा परिवार केंद्रीय भवन में चले जाए, तो यह तय किया गया कि केवल वही परिवार जो पूरे जेज़्डा परिवार का नेता बनने वाला था वही केंद्रीय भवन में रहेगा। और इसलिए अनिता का चाचा वर्तमान में जेज़्डा निवास के मुख्य भवन में रह रहा था। जॉनथन ने कार को एक हवेली के पार्किंग में पार्क किया और दोनों ने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। विवान को यह अजीब नहीं लगा, भले ही यह उसका पहला अनुभव था। ये वास्तव में उसका घर था। अगर उसकी माँ यहाँ से भागी नहीं होती और वास्तव में डॉल्टन को यहाँ लाने के लिए मजबूर नहीं करती तो शायद वह इस जगह से बहुत परिचित होता। लेकिन फिर भी विवान को इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि वह यहाँ रहने का मौका चूक गया। क्या तुम सोचते हो, मैंने पहले ही कहा कि मैं कंपनी में पद ग्रहण करने वाला हूँ। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास उस पद को लेने का अधिकार है? तुम वास्तव में इसके लायक नहीं हो। ये तो एक साधारण महिला है। जैसे ही वे दरवाजे के सामने पहुंचे, उन्होंने एक घमंडी आवाज सुनी जो हवेली से आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कंपनी में उस पद पर आसीन होने वाला हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास उस पद को लेने का अधिकार है? तुम वास्तव में इसके लायक नहीं हो। और ये तो छोड़ो, तुम तो एक साधारण महिला हो। जैसे ही वे दरवाजे के सामने पहुंचे, उन्होंने हवेली से एक घमंडी आवाज सुनी। जैसे ही जॉनथन ने वह आवाज सुनी, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। पहले राहत भरा भाव उसके चेहरे से गायब हो गया। जो उसके बाद आया वह एक भयंकर क्रोध से भरा हुआ चेहरा था। बिना एक शब्द कहे जॉनथन ने दरवाजा खोला। उसने अंदर जाने से पहले न तो दस्तक दी और न ही उन लोगों को सूचित करने की कोशिश की जो अंदर थे। विवान ने कुछ नहीं कहा और जॉनथन के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। अगर इस पूरे जेज़्डा परिवार में उसका किसी के साथ कोई संबंध हो सकता था तो वह केवल अनिता ही हो सकती थी। और ये केवल इस कारण से था कि वह उसकी माँ की जुड़वा बहन थी। इसके अलावा उसकी माँ के निधन से पहले उनका एक अच्छा संबंध था। एक और कारण जिसके लिए वह उसकी चिंता कर सकता था वह था जॉनथन। हालांकि दोनों के बीच हमेशा बहस होती रहती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच एक अच्छा संबंध नहीं था। इसके अलावा जॉनथन ने विवान के लिए बहुत कुछ किया था और यही कारण था कि उसके पास कई चीजें आसानी से करने के लिए पैसे थे। हालांकि अगर जॉनथन की मदद नहीं होती तो भी वह कुछ कर सकता था, लेकिन इसमें एक निश्चित समय लगता जो विवान के लिए बर्बाद करने के समान था। और यही कारण था कि विवान उस मामले में शामिल होने वाला था अगर जॉनथन को उसकी मदद की जरूरत होती। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, विवान देखता है कि हवेली के लिविंग रूम में 3 लोग मौजूद हैं। शानदार लिविंग रूम में कई उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर हैं। वर्तमान में 2 लोग एक व्यक्ति का सामना कर रहे थे जिसके चेहरे पर एक घमंडी अभिव्यक्ति थी। उन 2 लोगों में से एक को विवान आसानी से पहचान सकता था क्योंकि वह अनिता थी जो घर में एकमात्र महिला थी। इसके अलावा उसकी मां के समान दिखने वाली उसकी विशेषता उसे उसकी पहचान बताने के लिए पर्याप्त थी। जब दोनों कमरे में प्रवेश करते हैं, विवान कुछ नहीं कहता और किनारे पर खड़ा हो जाता ताकि वह देख सके कि क्या हो रहा है। वह पहले से ही जानता था कि वह व्यक्ति जो जॉनथन के माता पिता का सामना कर रहा था वह कौन था। ये व्यक्ति जॉनथन का चाचा था जो परिवार के पूर्वी हिस्से से था। जैसे ही दोनों का प्रवेश हुआ, तीनों ने उनकी ओर देखा। अगले क्षण उनके चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम की अभिव्यक्ति थी। लंबी नाक वाले व्यक्ति और दूसरे पुरुष के चेहरे पर दोनों के लिए आश्चर्य और भ्रम था। अनिता के लिए वह केवल यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि विवान वास्तव में यहाँ आया था। हालांकि उसने हमेशा जॉनथन पर दबाव डाला था कि वह विवान को अपने साथ लाए, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उम्मीद कर रही थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ होगा। जॉनथन के पिता अविनाश एक मध्यम कद के व्यक्ति थे। उनके पास एक अच्छी तरह से ट्रिम की गई मूंछ थी
उनके काले बाल छोटे कटे हुए थे और वे साफ सुथरे दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने उन्हें पीछे की ओर कंघी किया था। वह वर्तमान में एक आधिकारिक व्यवसाय सूट और अंदर एक सफेद शर्ट पहने हुए थे। जिस तरह से वह कपड़े पहने हुए थे उससे ये स्पष्ट था कि वह कार्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। विवान पहले से ही जानता था कि वह वहां क्यों बैठा था। यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के कारण था जो इस घर का सदस्य नहीं था। तुम कौन हो और यहाँ दो लोग क्यों हैं? लंबी नाक वाले व्यक्ति ने जोनाथन से सवाल किया। उसके चेहरे पर घमंडी अभिव्यक्ति थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जोनाथन इस समय वापस आएगा। जिस तरह से वह हमेशा जानता था, जब तक जोनाथन परिवार के निवास से बाहर जाता वह हमेशा शाम को या अगले दिन वापस आता था। ये सब उसके हमेशा व्यस्त कार्यक्रम के कारण था। और वह क्या कर रहा था, ये कुछ ऐसा था जिसे वह परवाह नहीं करता था। चूंकि परिवार वर्तमान में नाथन के मुद्दों के कारण अराजकता में था, उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया ताकि वह अनिता से कुछ हासिल कर सके। जोनाथन के पिता अविनाश ने अनिता से शादी की थी। चूंकि उसका परिवार जेज़्डा परिवार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकार्य स्तर पर था, उसे अनिता से शादी करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन निश्चित रूप से अगर जिस परिवार का आदमी आया था वह जेज़्डा परिवार की तुलना में निम्न स्तर पर था, तो यह आवश्यक था कि वह परिवार में शादी करे और न कि इसके विपरीत। ये ठीक वही कारण था कि अविनाश वर्तमान में जेज़्डा निवास में उपस्थित था। सच कहूं तो अगर वह कर सकता तो अविनाश अनिता को अपने परिवार में रखना पसंद करता, बजाय इसके कि वह जेज़्डा परिवार में शादी कर ले। अगर यह न होता कि उसे वास्तव में अनिता से प्यार था, तो भले ही यह एक ऐसा विवाह था जो उसके माता पिता द्वारा व्यवस्थित किया गया था, अविनाश निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होता। वह एक ऐसा आदमी था जो अपनी खुद की गरिमा रखता था। अगर उसने ये नहीं माना होता कि अगर वह इस परिवार में शादी नहीं करता तो वह उस व्यक्ति को खो देगा जिसे वह प्यार करता था, तो वह निश्चित रूप से किसी अन्य समाधान के लिए विकल्प चुनता। वर्तमान में लंबी नाक वाला व्यक्ति यहाँ था क्योंकि हालांकि अविनाश को परिवार में स्वीकार किया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे पसंद किया गया था। वास्तव में जेज़्डा परिवार के सभी दामादों में वह सबसे कम स्थिति वाला व्यक्ति कहा जा सकता था। इसका कारण यह था कि उसका परिवार सभी दामादों में सबसे कमजोर था। चूंकि अविनाश परिवार में पसंदीदा नहीं था, लंबी नाक वाले व्यक्ति ने तय किया कि वह शायद इस मौके का फायदा उठाकर अनिता से कुछ शेयर या संपत्तियां हासिल कर सके। एक पुरुष बच्चे के रूप में वह निश्चित रूप से अनिता की तुलना में अधिक पसंदीदा था। जैसे ही वह एक उचित कारण देता, वह निश्चित रूप से परिवार से जो भी चाहता उसे प्राप्त कर लेगा। आज वह जो करने आया था वह बस अनिता पर दबाव डालना था। इसके बाद जो योजनाएं और साजिशें थीं वे पहले से ही उसने तैयार की थीं। अब जब परिवार नाथन के कारण अराजकता में था, वह बस तूफान का उपयोग करके अपनी गतिविधियों को छिपाने जा रहा था। उसके परिवार में 4 से अधिक लड़के थे और उन सभी में वह सबसे कम पसंदीदा था। यही कारण था कि उसके पास सबसे कम संपत्तियां या चीजें थीं जो उसके प्रबंधन में थीं। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने परिवार में देखा और देखा कि एकमात्र व्यक्ति जिसे वह शोषण कर सकता था और उससे कुछ शेयर या पारिवारिक संपत्ति प्राप्त कर सकता था वह अनिता थी। और निश्चित रूप से वह ये सब अकेले नहीं कर रहा था। उसने पहले से ही एक योजना तैयार की थी और किसी को मदद के लिए आमंत्रित किया था। बस इतना ही कि उस योजना का हिस्सा जहां वह व्यक्ति शामिल होने वाला था वह यहाँ नहीं था। जैसे ही लंबी नाक वाला व्यक्ति जोनाथन और विवान को आश्चर्य से देख रहा था, अविनाश भी विवान के हवेली में आने से चकित था। अनिता और जोनाथन के विपरीत अविनाश को विवान के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं थी। जोनाथन और विवान को कुछ समय तक देखने के बाद उसने अपनी पत्नी अनिता की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, उसकी व्याख्या की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो ये सोचते हो कि तुम यहाँ आकर इस तरह चिल्ला सकते हो? ये तो छोड़ो, तुम तो परिवार के पश्चिमी हिस्से से भी नहीं हो। तुम वास्तव में यहाँ आकर ये कहने के लिए कि मेरी माँ के पास जो कुछ भी है उसे रखने का अधिकार या क्षमता नहीं है। जोनाथन ने लंबी नाक वाले व्यक्ति को देखते हुए चिल्लाया। वर्तमान में वह वास्तव में क्रोधित था। अगर परिवार के नियम और ये तथ्य नहीं होते कि सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में उससे बड़ा था, तो वह आगे बढ़कर उस आदमी को पीटने के लिए दौड़ पड़ता। जोनाथन, जब तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो अपना मुंह संभालो। इसके अलावा मैंने बस एक बेतुका सवाल पूछा और मैं तुमसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं, सवाल नहीं। लंबी नाक वाले व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। वह पूरी तरह से असंतुष्ट था, भले ही वह अंदर से घबराया हुआ था। उसे जोनाथन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। वास्तव में परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो जोनाथन के साथ पंगा लेना चाहता था, क्योंकि वह परिवार का मुखिया बनने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति था। लेकिन चूंकि वह डेस्परेट था, लंबी नाक वाले व्यक्ति ने तय किया कि वह केवल अनिता को निशाना बना सकता है।
यही कारण था कि उसने इस जानकारी के मिलने के तुरंत बाद यहां आने का फैसला किया कि जोनाथन परिवार के निवास से बाहर चला गया था। जोनाथन का गुस्सा और बढ़ गया जब उसने लंबी नाक वाले व्यक्ति की बात सुनी। वह वास्तव में इस आदमी पर दौड़कर उसे पीटने के लिए तैयार था। वह अभी बोलने ही वाला था कि अचानक अनिता ने कहा, तो तुम विवान हो? तो तुम विवान हो? जब उसने यह शब्द सुने, विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं हूँ आंटी। तुम उस समय से बिल्कुल अलग नहीं दिखते जब मैंने तुम्हें वीडियो पर देखा था। अनिता ने मुस्कुराते हुए कहा, और हालांकि वह इसे अच्छी तरह से छिपाने की कोशिश कर रही थी, विवान पहले से ही समझ गया था कि वह दुखी महसूस कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उसे आश्चर्यचकित नहीं करता था क्योंकि वह जानता था कि उसकी उपस्थिति उसे अपनी बहन की याद दिलाती है। 2 दशकों से अधिक समय तक अलग रहने के बाद यह उसके लिए सामान्य था कि वह अपनी बहन के निधन की खबर सुनकर दुखी महसूस करे। अनिता ने अपने पति की ओर से मिल रही नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और उस लड़की के बारे में जो परेशानी पैदा करने आई थी, उसने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसके अनुसार वह लड़का बस उसके चारों ओर बड़बड़ाने वाला था और अंततः खाली हाथ चला जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उसके पास जो कुछ भी है उसे ले जाने वाला है। शायद ये तब हो सकता था जब जोनाथन वहां नहीं होता, लेकिन अब जब जोनाथन वापस आ गया था, उसे डर नहीं था कि कोई उसे हरा सकता है। यह उसके बेटे में उसके विश्वास का प्रमाण था। आओ और बैठो, अनिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वह अपनी सीट से उठी और विवान का स्वागत किया। दूसरी ओर जोनाथन के चेहरे पर एक बदलाव आया। वह कुछ नहीं कह सका लेकिन सोचने लगा कि यह सब बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या लोग विवान को इतना अधिक पसंद कर रहे थे? न केवल सेलिन बल्कि उसकी माँ भी अब विवान को पसंद कर रही थी। फिर भी उसने इसे एक तरफ रखकर उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जो परेशानी पैदा करने आया था। ये कुछ ऐसा था जिसे उसे जल्द से जल्द निपटाना था ताकि वह घर में फैली गंदगी को खत्म कर सके। चूंकि तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो, तो क्यों न तुम चले जाओ, जोनाथन ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे उसने लंबी नाक वाले व्यक्ति को देखा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे जाना चाहिए? ये तो छोड़ो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं यहाँ एक दौरे पर आया हूँ। मैंने तुमसे बस एक सवाल पूछा है लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, उस व्यक्ति ने तिरस्कार से कहा। लेकिन फिर भी वह अब पहले की तरह घमंडी नहीं था जब विवान और जोनाथन अंदर आए थे। ये एक बड़ा बदलाव था क्योंकि वह जानता था कि उसकी स्थिति अब फेवरेबल नहीं थी जब तक जोनाथन वहां था। जोनाथन की क्षमताओं के साथ यह निश्चित था कि परिवार के बुजुर्ग उसके खिलाफ कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये देखते हुए कि वह परिवार के मुखिया बनने की अच्छी संभावना वाला व्यक्ति था। जैसे कि जोनाथन परिवार के लिए बहुत मूल्यवान था, ये देखते हुए कि बुजुर्ग अपने अंत के करीब थे। वे काफी समय से परिवार के बुजुर्गों की स्थिति में थे। उन्हें पिछले पीढ़ी के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नीलिमा के कारण उन्हें परिवार के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जिम्मेदारी है, और चूंकि मैंने कहा है कि तुम यहाँ आमंत्रित नहीं हो क्योंकि हम कुछ निजी मामलों से निपटने जा रहे हैं, मैं तुमसे अनुरोध करना चाहूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस बार जब जोनाथन ने बात की तो उसकी नज़रें उस व्यक्ति पर एक धमकी भरी नज़रें गड़ाए हुए थीं। उस व्यक्ति ने, हालांकि उसने सोचा कि जोनाथन वास्तव में उस पर कोई कदम नहीं उठाएगा, उसे उठने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम वह जोनाथन से डर गया था। जोनाथन परिवार में उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो जरूरत पड़ने पर अक्सर अपने हाथों का इस्तेमाल करता था। ये जानकर कि जोनाथन युद्ध कौशल में माहिर था, उसने खुद को आजमाने का कोई इरादा नहीं रखा। हालांकि यह सच था कि परिवार के नियम उसकी रक्षा करेंगे, ये केवल तभी होगा जब यह साबित हो सके कि वह ही पीड़ित था और न कि इसके विपरीत। इस तथ्य ने कि वह वर्तमान में जोनाथन के घर में था, उसे न्याय के दौरान एक नुकसान में डालने के लिए पर्याप्त था। वह वहां क्या कर रहा था अगर उसे आमंत्रित नहीं किया गया था? एक और तथ्य यह था कि वह केवल एक व्यक्ति था जबकि इस कमरे में 4 लोग थे जो उसके पक्ष में नहीं थे। एक हंसी के साथ वह अनिता और अविनाश पर घूरते हुए बाहर चला गया, और जो लोग उसकी घूरने का सामना कर रहे थे उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब वह व्यक्ति चला गया तो अविनाश और अनिता ने एक दूसरे की ओर देखा। अविनाश ने अनिता से पूछा, क्या तुम हमें इस मेहमान से मिलवाना चाहोगी? ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम रुचि रखते हो। अनिता, जो विवान के साथ बातचीत कर रही थी, ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, तुम्हारा मतलब है कि मैं रुचि नहीं रखता? मुझ में कौन सा हिस्सा दिखाता है कि मैं रुचि नहीं रखता? अविनाश ने अनिता को गंभीरता से देखते हुए पूछा। ठीक है, मैं परिचय कराती हूँ। अनिता ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए विवान की ओर देखा। विवान, ये तुम्हारा चाचा और मेरा पति अविनाश है। अविनाश, ये विवान है। वह मेरी बहन का बेटा है।
विवान उठकर अभिवादन के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। अविनाश ने हाथ मिलाया। उसी समय उसने अनिता की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी बहन से क्या तुम नीलिमा का मतलब ले रही हो? उसे नीलिमा के बारे में पता था। जब वह अनिता के साथ डेटिंग कर रहा था तब नीलिमा परिवार में थी। उसने उसे कई बार देखा था और वे परिचित हो गए थे। तुम्हें लगता है कि मेरे कितनी बहनें हैं? अनिता ने सवाल किया। हालांकि उसे इस बारे में एक आभास था, अविनाश पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। उसने विवान को देखा और उसे नीलिमा और अनिता दोनों के साथ समानता दिखाई दी। और नीलिमा कहाँ है? अविनाश ने पूछा। खैर, वह लगभग 4 साल पहले गुजर गई, विवान ने जवाब दिया। उसने ये सब बिना किसी भावनाओं के कहा। ओह, मुझे ये सुनकर खेद है, अविनाश ने कहा, यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ ऐसा छुआ है जो बात करने के लिए नहीं था। कोई बात नहीं, ये काफी समय हो गया है और मैं इसके लिए पहले से ही अभ्यस्त हो चुका हूँ, विवान ने जवाब दिया। इसके बाद विवान ने अनिता और अविनाश के साथ लंबी बातचीत की। उन्होंने एक दूसरे को जानने के लिए कई चीजों पर चर्चा की। विवान ने उनके बारे में अधिक जान लिया, जैसे कि उन्होंने उसके सवालों के जवाबों के माध्यम से उसके बारे में जाना। लेकिन निश्चित रूप से कई चीजें थीं जो उसने उन्हें नहीं बताईं। यह ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी कहना था या उन्हें अपने किसी रहस्य का खुलासा करना था बस इसलिए कि वे रिश्तेदार थे। कुछ बातें थीं जो सेलिन को भी नहीं पता थीं, भले ही वह उसकी होने वाली पत्नी थी। दूसरी ओर जॉनथन को ये सब देखकर कुंठित होना पड़ा, क्योंकि उसने तीनों को बातचीत में लिप्त देखा। वे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि पूरी तरह से उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे थे, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उसके होंठों में हल्की सी खींचाव आ गया। अंत में उसने सिर हिलाया और उठकर हवेली के दूसरे मंजिल पर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लगभग 30 मिनट की बातचीत के बाद अविनाश ने अंततः अलविदा कहा और काम पर चला गया। उसके पास बहुत सारे काम थे, ये देखते हुए कि कई चीजें या व्यवसाय उसके प्रबंधन में थे जो जेजडा परिवार के दामाद के रूप में थे। ये कुछ ऐसा था जो सभी दामादों को जेजडा परिवार में शादी करने पर मिलता था। उन्हें परिवार के अंतर्गत कई व्यवसाय दिए जाते थे ताकि वे उनका प्रबंधन कर सकें। लेकिन निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा नहीं था जो अंधाधुंध किया जाता था। केवल वही लोग जो सक्षम थे उन्हें अधिक रखने के अवसर दिए जाते थे। अगर दामाद सिर्फ एक बर्बाद करने वाला होता तो वह बिल्कुल भी कुछ नहीं पाता। यही परिवार का तरीका था। दूसरी ओर जब अविनाश चला गया, विवान ने अनिता के साथ समय बिताना जारी रखा। उसने उसके साथ बातचीत की और अपनी मां के बारे में कई चीजों पर चर्चा की। ऐसा लग रहा था कि अविनाश के जाने के बाद अनिता को अपनी बहन के बारे में पूछने की स्वतंत्रता मिली थी। वह अंततः अपनी दुखी भावनाओं को व्यक्त कर सकी। अंत में विवान ने वहां पूरा दिन बिताया। ऐसा लग रहा था कि अनिता ने उसकी कंपनी का आनंद लिया, क्योंकि वह उसे अपनी बहन की याद दिलाता था। जब शाम हुई, अनिता ने विवान से रात बिताने की इच्छा जताई, लेकिन विवान ने मना कर दिया। उसके पास और भी काम थे। इसके अलावा उसे सान्या के साथ उसकी प्रशिक्षण अनुसूची के लिए एक राउंड ट्रिप करनी थी। कोई विकल्प न होने पर अनिता ने केवल सहमति दी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मुझे और अधिक बार मिलना, उसने विवान की ओर देखते हुए कहा, जो दरवाजे पर खड़ा था और जाने के लिए तैयार था। चिंता मत करो आंटी, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब भी मैं फ्री रहूं तुम्हें और अधिक बार मिलूंगा, विवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, तो सुरक्षित यात्रा करो, अनिता ने कहा। इसके बाद विवान, जो कि जॉनथन के साथ था, जो गुस्से में था, हवेली से बाहर चला गया। वे कार में बैठे और जॉनथन ने गाड़ी चला दी। एलिप्सिस जेजडा हवेली के किसी और कोने में 2 पुरुष एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनमें से एक लंबी नाक वाला व्यक्ति था और दूसरा एक ऐसा आदमी था जो अपनी 40 के दशक के अंत में दिखता था। तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जॉनथन के अलावा एक और व्यक्ति है? नाथन ने लंबी नाक वाले व्यक्ति को देखते हुए पूछा। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह वर्तमान में घर में नजरबंद था। ये स्वतंत्रता का इनकार उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब केवल लोग उसे देखने आ सकते थे, न कि वह खुद। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 50 कमेंट और 100 लाइक्स का गोल पूरा कर दो।